सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चुका है मुद्दे की चर्चा का। पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद अब राजनीतिक पार्टियां तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तमाम राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बता दें 7 मई को होने वाले तीसरे चरण के चुनाव में 12 राज्यों की 94 सीटों पर मतदान होना है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कहा इस देश ने 3 दशक तक अस्थिरता की कीमत चुकाई है। 3 दशक तक अस्थिर सरकार चली, निर्बल प्रधानमंत्री चले, 10 साल से देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है, स्थिरता मिली है। इंडी गठबंधन अगर ये कहता है कि 1 साल शरद पवार, 1 साल ममता बनर्जी, 1 साल एमके स्टालिन और कुछ बचेगा तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इस तरह से देश नहीं चलता। मैं देश की जनता को मनपूर्वक अपील करना चाहता हूं कि कोई संभावना है ही नहीं, लेकिन अगर इंडी गठबंधन को बहुमत मिलता है तो देश की जनता जरूर सोचे इसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। देखिए और क्या कुछ कहा अमित शाह ने। भाई और बहनों, मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त करा है। ये जो गठबंधन गठबंधन है, इनके नेता ये देश को संभाल नहीं सकते। मोदी जी का नेतृत्व ही कोरोना से भी बचा सकता है, आतंकवाद से भी बचा सकता है। कश्मीर में शासन सुशासन मोदी जी ही स्थापित। मुझे बताओ भाई, मैं सीता माता की धरती पर आया हूं। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो माताएं बहनें, विशेष जोर से बोले, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? 70 साल तक राम जन्मभूमि को मसले को ये लटकाते रहे, अटकाते रहे, भटकाते रहे। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम। और भाइयों बहनों, ये तेजस्वी जी को, लालू जी को, राहुल जी को, सोनिया जी को, खड़गे जी को, सबको निमंत्रण मिला कि आइए आप प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अयोध्या आइए। मगर वो तुष्टीकरण की राजनीति के चलते अयोध्या नहीं गए। मोदी जी पूरे भारत को, हमारे बिहार को, मिथिलांचल को आधुनिक युग में ले जाना चाहते हैं और लालू जी लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। भाई और बहनों, मोदी जी ने तो वहीं आपको बता दें कि जैसा कि आपने सुना अमित शाह जी को, जहां पर उन्होंने राम मंदिर को लेकर के बात कही और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। वहीं आपको बता दें कि अमित शाह का आभार व्यक्त किया है स्मृति ईरानी ने। बता दें कि उन्होंने आज अपना नामांकन भरा है अमेठी की सेवा में, जहां अमेठी से उन्होंने स्मृति ईरानी ने आज अपना नामांकन भरा है। अमेठी से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कहा कि सेवा के नए संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरित भाजपा की प्रत्याशी के नाते अमेठी की सेवा में आज मैंने अपना नामांकन भरा। ये वो क्षेत्र है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने जय घोष किया था कि हम क्षेत्र में बदलाव की दृष्टि से अपना प्रत्याशी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह का उन्होंने आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने मुझे फिर से अमेठी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले एक रोड शो किया। इस रोड शो में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले भी रोड शो किया था और मध्य प्रदेश के बता दें तमाम नेता, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के अलावा तमाम नेता इस रोड शो का हिस्सा बने। तो इस बार सत्ता किसकी होगी? लोकतंत्र का महापर्व है। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारे पैनलिस्ट, बीजेपी से विकास पांडे, सपा से अश्विनी और आपसे हुदा जारीवाला का। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल, जिस तरीके से बार बार विकास पांडे जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही जी। इस बार किसकी सत्ता, कौन किस पर भारी पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारी और कमतर में विश्वास नहीं रखती। जनता के दिलों में हमारी जगह और गाड़ी हुई है। आप देख लीजिए 2014 के मुकाबले 2019 में
हमें उससे भी ज्यादा सीटें मिली, उससे भी ज्यादा वोट ऑफ परसेंटेज यूपी के अंदर मिला। जबकि यूपी के अंदर आप देख लीजिए 2019 के चुनाव में दो सबसे बड़े राजनीतिक दलों ने मिलकर के चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा वोट ऑफ प्रतिशत लगभग 50% पर पहुंच गया। ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो अपने कार्यक्रम, अपने कामों और अपने नेतृत्व के बल पे जनता के बीच में जगह बनाई है, वो और गाढ़ी होती चली जा रही है। और आज तो ये चुनाव विशुद्ध रूप से भारत को विश्व की महाशक्ति बनाने का चुनाव है। ये चुनाव उन लोगों के लिए करारा जवाब होगा जो भारत को कोरोना काल में नजरें गड़ाए देख रहे थे कि कोरोना में भारत जैसा विशाल देश कैसे रहेगा। ये उन सबको आज आईना दिखाने वाला चुनाव होने वाला है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे जी विकास पांडे जी, आप थोड़ा नेटवर्क इशू कर रहा है आपकी तरफ से, ठीक है। तब तक के लिए हम हुदा जरीवाला की ओर रुख करते हैं। हुदा जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है जी। आपने जैसे कि सुना, विकास पांडे जी ने ये दावा किया है और उन्होंने कहा है कि इस बार विपक्ष है वो कहीं ना कहीं कमजोर है, आएगी तो भाजपा। जी गुड इवनिंग। सबसे पहली बात तो ये कि मैं ये बीजेपी वालों की गलत फहमी दूर करना चाहती हूँ कि इस दफा ये जो 400 पार की बात कर रहे हैं, अगर ये अपनी सत्ता ही बचा लें बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सारा देश जानता है कि किस तरह बीजेपी ने, चाहे वो कोरोना काल का टाइम हो, चाहे वो अभी मुद्दों की कोई भी डेवलपमेंट की बात हो, किस तरह से लोग परेशान हुए हैं। त्राही मची हुई थी कांग्रेस के टाइम पे और आम आदमी पार्टी के टाइम पे, और ये जितनी ऑपोजिशन की जो पार्टी से जो अलाइन हो गई है, इससे जाहिर सी बात है बीजेपी घबराई हुई है, सहमी हुई है, परेशान है। आप देख रहे हैं चाहे वो अमित शाह जी के बयान हो, चाहे मोदी जी के बयान हो, एक मुद्दे की बात अगर उन्होंने करी हो तो बता दें, कोई काम की बात अगर उन्होंने करी हो तो बता दें। आप महिलाओं का मंगलसूत्र ले लेंगे और घुसपैठियों पे पैसा बैठ देंगे। ये इस तरह की जो हमारे अनफॉर्चुनेटली प्रधानमंत्री के पद पे बैठ के इतनी जो छोटी घटिया गिरी हुई बातें वो कर रहे हैं, उसके लिए पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी देश की मुसलमानों के लिए, देश के बाकी माइनॉरिटीज के लिए, किसी के लिए भी वो कोई बात नहीं कर सकते। उनके मुद्दे क्या होते हैं? आर्टिकल 370। उनका मुद्दा क्या होता है? राम मंदिर बना दिया। बहुत अच्छी बात है, आपने राम मंदिर बना दिया। आपने 2 करोड़ जॉब्स की बात करी थी, कितनी जॉब्स आपने क्रिएट कर दी? यहाँ का युवा कितना परेशान है। हिंदुस्तान में कहीं कोई डेवलपमेंट की बात नहीं होती। कितने आपने हॉस्पिटल्स बना दिए, कितने आपने स्कूल्स बना दिए। आप उत्तर प्रदेश में जाइए, आप कोई भी बीजेपी के रूल स्टेट्स में जाइए, तमाम जगहों पे स्कूल्स की इतनी बुरी हालत है। और मैं क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जाके बात कर रही हूँ, मैं फिलहाल हरियाणा में बैठी हुई हूँ। यहाँ पे हमने स्कूल्स भी विजिट करे, यहाँ पे हमने हॉस्पिटल्स विजिट करे। यहाँ पे कोई, कुरुक्षेत्र में मैं इस वक्त बैठ के ये डिबेट कर रही हूँ, एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं है, कोई कॉलेज यहाँ पे ढंग का नहीं है, यहाँ पे किसी तरह का कोई काम नहीं है। सुशील कुमार गुप्ता जी जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, जगह जगह जाके जो यहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे लोगों से एक सर्वे करवा रहे हैं, जो हमें पता लग रहा है कि इतनी 10 साल की बीजेपी की हरियाणा सरकार में इतने परेशान हुए थे लोग। जिन कैंडिडेट को बीजेपी की तरफ से यहाँ पे टिकट मिला है, नवीन जिंदल जी, हम सबको उनका पता है कि कितना उनके ऊपर करोड़ों का कोल घोटाला था। वो घोटाला खुद बीजेपी ने उठाया था और अब जाके उनको बीजेपी से टिकट मिल गई। ये चीज आपने दूसरे स्टेट्स में भी देखी, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे वो अजित पवार हो। आपने देखा कि किस तरह से या तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में ये तमाम नेता धुल के आ जाते तो बच जाते हैं ईडी सीबीआई की रेड से, या फिर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को यहाँ पे बंद कर रखा है, बिना उनके किसी गलती के, बिना कोई मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हुए, बिना कोई चार्जशीट उन पे जाहिर हुए, 1 रुपए का उन पे कोई करप्शन साबित नहीं हुआ है। बावजूद उसके आप देख रहे हैं कि बीजेपी की किस तरह से तानाशाही मची हुई है। अब हम इनको तानाशाह बोल दे, उनको उस चीज में प्रॉब्लम हो जाती है। इनको हम चौथी पास राजा बोल दे, उस चीज में प्रॉब्लम हो जाती है। तो बीजेपी बेसिकली सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करती है। हिंदू मुस्लिम के बियॉन्ड बीजेपी कोई बात करने के काबिल नहीं है। कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कहीं कोई काम की बात नहीं होती है। आप देख रहे हैं कैंपेन में भी, चाहे वो मोदी जी के रिमार्क्स हो, अभी अमित शाह के रिमार्क्स आपने खुद ही सुना दिए। आप बताइए, उन्होंने महिला सुरक्षा की बात करी, मणिपुर में निर्वस्त्र महिलाओं को किस तरह से फिराया गया। आज तक
एक बार अमित शाह जी को तौफीक हुई, मोदी जी को तौफीक हुई कि वो जाके मणिपुर विजिट करें, यहाँ पे हमारी जो गोल्ड मेडल लाने वाली महिलाएं हैं, किस तरह से उनके साथ दुष्कर्म हुआ है, किस तरह से उनको जंतर मंतर में बैठ के अपना हक मानना पड़ा, बावजूद उसके ब्रिजभूषण पे आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। किसानों की अगर आप बात कर ले तो आज तक किसानों की एमएसपी की जो बात हुई थी, एमएसपी के द्वारा ये बीजेपी सरकार को अपने घुटने टेकना पड़े थे उनके प्रोटेस्ट के अगेंस्ट, बावजूद उसके एमएसपी जो उनको प्रॉमिस किया गया था आज तक किसानों को नहीं मिला है। यहाँ पे आप देख ले मंडियों में, चाहे वो वीट की मंडी हो, चाहे किसी चीज की मंडी हो, यहाँ ठीक है पे हुदा सड़ रही जारीवाला जी, अनाज काफी सड़ रहा है, कुछ जो आपने भूखे मेंशन गरीब किया है लोगों और का काफी बहुत कुछ बुरा बातें है। आपने बोली हैं, मणिपुर की बातें की, महिलाओं की बातें की, डेवलपमेंट को लेकर के बातें की हैं, जिसका जवाब देने के लिए हमारे साथ विकास पांडे मौजूद है भाजपा से। विकास जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि हमारे सम्मानित प्रवक्ता साथी को बहुत सी चीजें जान करके भी अनजान बनने की आदत है। इंडी गठबंधन की कांग्रेस पार्टी की, यूथ कांग्रेस की, मणिपुर की, आसाम की प्रेसिडेंट, इनके ही स्वयं के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर यौन शोषण के आरोप लगाती है। पूरी कांग्रेस मौन हो जाती है। इन्हीं की कांग्रेस के समय में मणिपुर 1993 में जलता है और वो जलने वाला मणिपुर 8,500 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और मणिपुर पर पूरी कांग्रेस सरकार मौन रहती है। तो मुझे लगता है कि मणिपुर और महिलाओं को लेकर के बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है इंडी गठबंधन के नेताओं को। इंडी गठबंधन के नेताओं को ये बताना चाहिए कि आज इतने बरस तक सरकार में रहने के बाद महिलाओं का 33% का आरक्षण क्यों रोक के रखा इन्होंने, क्यों रोक के रखा, आखिर क्यों नहीं आने देना चाहती है श्रीमती सोनिया गांधी जी? महिलाओं को आगे क्यों नहीं आने देना चाहती है? महिलाओं के नाम पे इंडी गठबंधन में कौन पढ़ता है आपको मालूम होना चाहिए। महिलाओं के नाम पर अरविंद केजरीवाल जब बढ़ाएंगे तो सुनीता केजरीवाल को बढ़ाएंगे। महिलाओं के नाम पर कोई दूसरी महिला इनकी पार्टी में नहीं है। स्वाति मालीवाल हो चाहे तमाम महिला नेता हैं, उनका नाम निकल करके नहीं आया। नाम निकल करके किसका आया? सुनीता केजरीवाल का। ये दोहरा चरित्र है इंडी गठबंधन के नेताओं का। जब महिला सम्मान की बात करते हैं तो इन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए एंकर महोदय कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहते हैं। देश के प्रधानमंत्री की माता के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया इंडी गठबंधन के नेताओं ने? क्यों? क्योंकि इन्हें एक बात की छूट मिल जाती है, ये राजशाही परिवार से आते हैं, इनका घराना राजनीतिक है, इसलिए इन्हें महिलाओं पर भी चोट करने की खुली छूट है। देश के प्रधानमंत्री को आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे, ये किस भाषा में आता है? जरा पूछ लीजिए इनसे कि आप देश के एक सम्मानित मुख्यमंत्री को कहते हैं कि वो नीच है, ये किस भाषा के अंतर्गत आता है? इनसे पूछ लीजिए। जब हम सरकार में आए एंकर महोदय, तब इस देश में केवल 5 ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे। आज 5 मेट्रो सिटीज में मेट्रो चल रही थी, आज 20 से ज्यादा सिटीज में मेट्रो चल करके तैयार है। आप देख लीजिए जिस पूर्वोत्तर की अभी बड़ी पीड़ा हो रही थी इन्हें, उस पूर्वोत्तर को आजादी के बाद जितना पैकेज टोटल मिला है उससे डबल पैकेज देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने केवल 10 साल के अंदर किया है, जितना आजादी से अब तक मिला था 2014 तक। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा के डेवलपमेंट मॉडल के आगे पूरा विपक्ष आज नतमस्तक हो गया। मैं बीच में नहीं बोला मैडम, मैं बीच में नहीं बोला, आपकी डिबेट खराब कर रही है। मुझे लगता है ये चीजें आईना देखने की जरूरत है और उल्टा आईना घूम रहा है। और विकास पांडे जी, हम आपसे सवाल लेंगे एक बार फिर से, लेकिन अश्विनी जी के पास अभी हम जाना चाहेंगे। वहाँ के रहने वाले निवासियों को कितनी परेशानी उठानी पड़ी, उनको आज ठीक है हुदा जी, ठीक है, आप ठीक है। हुदा जारीवाला जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? ठीक है, हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट में अश्विनी जी भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे सवाल जवाब करते हैं। अश्विनी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। जी, आपने अपने दोनों सहयोगियों के बारे में सुना, आरोप प्रत्यारोप देखा आपने, ठीक है, और क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जी सबसे पहले सम्मानित बड़े भाई को ये बता दें कि जो ये देश में ये गठबंधन जो तैयार हुआ है, इस गठबंधन का सहयोगी इसलिए बोले कि अश्विनी जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी, सवाल रिपीट करूं या आपको सवाल सुनाई दिया था?
जी रिपीट करिए। जी, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से भी और पक्ष भी अपना जो है डिफेंड कर रहा है कि हमने तो काम किए, हमने तो डेवलपमेंट पे काम किया है, और साथ ही साथ ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष पे कि भाषा की जो मर्यादा है उन्होंने भी लांघी है कई बार, तो वो ऐसी बातें ना करें और बार बार सरकार को ये ना बोले कि उन्होंने किस भाषा का इस्तेमाल किया है। जी जैसे हमसे पूछा गया मैम। जी, आपसे पूछा गया है अश्विनी जी। जी अश्विनी जी की आवाज नहीं आ रही है। अश्विनी जी, आप कुछ कह रहे हैं या फिर आपका नेटवर्क इशू है? ठीक है, हम विकास पांडे से जवाब ले लेते हैं। हम कंटिन्यू करिए, आप जवाब दे रहे थे। हुदा जरीवाला, आप पहले उनके जो आपके सवाल थे उनके जवाब सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा, एक साथ मत बोलिएगा। अश्विनी जी, आप देखिए, मैंने फिर आपसे कहा मोदी जी के नेतृत्व, मुझसे सवाल है ये। जी जी, आप बोलिए विकास जी। मुझे लग रहा है कि सबसे पहली बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। शायद इसीलिए राहुल गांधी की भाषा शैली को याद कर लीजिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, और प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, भारतीय संस्कृति के संस्कार नहीं है कि भारत के किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति के लिए कोई उससे उम्र में छोटा अरे तरे और करे की भाषा का इस्तेमाल करे। क्या ये अपने में पर्याप्त नहीं है बताने के लिए कि राहुल गांधी जी ये चुनाव हार गए हैं और इस चुनाव में उन्होंने पूर्व से ही ये हार स्वीकार कर ली है। आज नरेंद्र मोदी जी के लिए जनता का जो प्यार, विशेष रूप से आप देखिए ग्रामीण इलाकों में और महिलाओं में, किसानों में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के लिए प्यार उमड़ रहा है, वो मुझे लगता है कि विपक्ष के आंखों में किरकिरी बनता जा रहा है। आज देश का वैभव वापस लौट के आया है, देश की समृद्धि वापस लौट करके आई है। अरे भाई, मैं तो कहता हूं कि वो अपने 50 साल के डेवलपमेंट पे बात कर लेना। उन्हें क्यों नहीं वो बात करना चाहते हैं 50 साल के डेवलपमेंट पे? क्या कभी आपने ये सुना है कि हम तो कहते हैं 400 पार, आम आदमी कभी कहती है कि हम इतने पार, कांग्रेस कहती है कि हम इतनी जीत रहे हैं, ये सारे के सारे राजनीतिक दल ये तो कहते हैं कि बीजेपी को हम इतनी नहीं जीतने देंगे, बीजेपी को हम उतनी नहीं जीतने देंगे, लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं होता है कि हम कितनी सीटें जीत रहे हैं। ये यथार्थ में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप समझ लीजिए कि हमने जनता को डिलीवर किया, जनता ने जिस उम्मीद के साथ 2014 में हमें सत्ता सौंपी और उस उम्मीद को हमने 100% डिलीवर किया है जनता को। और तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ लिख करके रख लीजिए, अमेठी और रायबरेली में भी ये हार रहे हैं, लिख लीजिए आप इस बात। ठीक है विकास जी, आगे बात समझ में। बार बार विकास जी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है वो बार बार यही कहता है कि हम बीजेपी को हराएंगे, वो अपनी सीटों के लिए बात नहीं करती है, बार बार प्रत्याशी बदलते रहते हैं और उन्हें खुद पे ये भरोसा ही नहीं है। वो बार बार अपनी सीटों पे कितनी जीत होगी इसका दावा नहीं करती है, बजाय इसका दावा करती है कि बीजेपी को हम हराएंगे, 400 पार वो लगा रहे हैं लेकिन हम 400 पार होने नहीं देंगे। हुदा जी, आप कुछ कह रही थी। अडानी के 1000 करोड़ के जो लॉन्ड्रिंग और टैक्स मनी था वो माफ हुआ है। एसबीआई ने 12,770 करोड़ उनका सिर्फ और सिर्फ नवी मुंबई के एयरपोर्ट का जो घोटाला था वो माफ किया है। उसके अलावा प्रधानमंत्री जी की पिछले 21 फॉरेन ट्रिप्स की जो डेटा है, ये मैं 2019 का कोट कर रही हूँ, 22,000 करोड़ उनके सिर्फ और सिर्फ फॉरेन ट्रिप्स पे इस्तेमाल हुआ था। 3,600 करोड़ उनके खुद के प्रमोशन पे लगाया गया था। ये सारी चीजों पे तो ईडी सीबीआई कन्वीनियंटली बात नहीं करती। इन सारे घोटालों पे तो कभी कोई बात निकलती नहीं है, कोई जिक्र निकलता नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, जिनके खिलाफ कुछ अभी तक साबित नहीं हुआ है, 1 रुपए का मनी ट्रेल साबित नहीं हुआ है, कोई मनी ट्रेल एस्टैब्लिश ही नहीं हुई है, उनको तमाम आम आदमी पार्टी के जो दूसरे बड़े नेता हैं उनको बंद रखा हुआ है। तो ये इस बात से साफ जाहिर है कि मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ अडानी के लिए, अंबानी के लिए, अपने जो पूंजीपति हैं उन लोगों के लिए काम किया है। कहीं कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करते, कहीं अपने कोई काम गिनवाने की बात नहीं करते। इसीलिए इनको जाके अपने चुनावी रैलियों में, अपने स्पीचेस में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की बुराई करना आता है, आम आदमी पार्टी की बुराई करना आता है। तमाम जो इंडिया गठबंधन के अलायंस के जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ इनको आवाज उठानी आती है, लेकिन कोई मुद्दा इनके पास नहीं होता है। इस बात से साफ जाहिर है कि बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी ये चुनाव हार रही है। बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है लड़ने को। 10 साल में जनता समझ चुकी है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि जनता भी इस बात से
बहुत अच्छे तरह से वाकिफ है कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी की तमाम सरकार हार रही है, इसीलिए उनके पास क्योंकि मुद्दे नहीं है, यहाँ वहां की वो बातें उठा रहे हैं। बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार मचाया है, बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करी है, और सबसे बड़ी बात जो बीजेपी ने करी है वो मुल्क की हालत ऐसी कर दी कि जितनी जो पीएसयूज है, चाहे वो रेल, गेल, भेल, ये तमाम जितनी LIC, एयर इंडिया, ये तमाम जितनी जो संपत्तियां जो कि बीजेपी की बनाई हुई नहीं है, ये कांग्रेस के टाइम की बनाई हुई चीजें हैं। IIT कांग्रेस का है, एम्स कांग्रेस के टाइम पे बनाया गया है। ये तमाम चीजें बीजेपी कुछ अपनी तरफ से नया तो बना नहीं सकी, उल्टा इन्होंने जो अरविंद केजरीवाल के टाइम पे इतनी जो उन्होंने बदनामी क्रिएट करने की कोशिश करी थी, उल्टा उन्हीं के ऊपर ये बात फैल गई। आपने कोविड के टाइम पे देखा था कि किस तरह से कोविड के टाइम पे ना ऑक्सीजन थे, ना बेड्स थे, ना सिलेंडर्स थे, लोगों को शमशान घाट में ना कब्रिस्तान में दफन करने की जगह थी, ना शमशान घाट में इतनी लकड़ियां बची थी कि लोगों को सही से उनके जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचा सके। तो इस बात से साफ जाहिर है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं किया है। पूरी की पूरी जो इनकी सरकार है, जितने बीजेपी रूल स्टेट से आप देख लें, चाहे वहां का वो करप्शन लेवल हो, चाहे विमेन सेफ्टी लेवल हो, चाहे किसी भी तरह का कोई इंस्टीट्यूशन बनाने की बात हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं किया है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसकी मोहल्ला क्लिनिक्स की बात यूनाइटेड नेशंस तक ने सराही है। जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत हुई है उसकी बात न्यूयॉर्क टाइम्स तक ने करी है। इस तरह से अगर आप कांग्रेस रूल स्टेट्स की भी बात कर लें तो कांग्रेस के रूल स्टेट्स में डेवलपमेंट की बात हुई है। बीजेपी अपना एक काम गिनवा दे, ये मेरा ओपन चैलेंज है बीजेपी के हर नेता से, बीजेपी के हर कार्यकर्ता से कि एक काम गिनवा दे बीजेपी का जो उसने किया हो, जनता के लिए किया हो, जनता के हित की कोई बात करी हो, जनता के हक की कोई बात करी हो। आप ये जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, आपने ये नारे तो वेस्ट बंगाल में भी लगाए थे। कितनी सीट्स आई आपकी? कहीं जगह, ज्यादातर जगहों पे जमानत जब्त हुई थी। आपने ये नारा जब MCT का इलेक्शन हो रहा था दिल्ली में, वहां पे आपने लगाए थे। हर जगह आपकी जमानत जब्त हुई, कुछ चंद सीटों को छोड़ के। आपने चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन के टाइम पे जो इतनी बुरी हालत करी हुई थी, क्या हुआ उस पे? सारी देश की जनता ने ये बात देखी कि आपने किस कदर गुंडागर्दी से वहां पे चुनाव कराने की कोशिश करी थी। आप अभी सूरत का हाल देख लें, आज इंदौर के कैंडिडेट ने अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर लिया और उस बेचारे को बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा। तो ये जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन है, जिसमें आप ही लोग इल्जाम लगाते हैं, बीजेपी वाले ही इल्जाम लगाते हैं, और उसके बाद आप दो ऑप्शंस देते हैं कि या तो आप जेल जाओ या फिर आप बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आ जाओ। आपके सारे गुनाह धुल जाएंगे और आपके ऊपर ना कोई ईडी आएगी, ना कोई CBI आएगी। तो इस बात से साफ जाहिर है कि आप बीजेपी वाले इस वक्त डरे हुए हैं कांग्रेस का। इन्होंने इलेक्शन के टाइम पे खाते सील कर दिए। ये इनका डर नहीं तो क्या है? ठीक है विकास, ठीक है हुदा जी, ठीक है हुदा जी। विकास जी से हम जान लेते हैं कि इस पर उनका क्या कहना है। बार बार ये एलिगेशंस लगाते हैं विपक्ष वाले कि बीजेपी काम नहीं करती है, फिर भी पता नहीं किसके आधार पर वो वोट मांगती है। सिर्फ राम मंदिर बनाना ही क्या 400 पार करवाने में सक्षम है बीजेपी को? विकास जी देखिए, हिंदुस्तान को पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देना इनके लिए कोई काम नहीं होगा। हिंदुस्तान को सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे हॉट प्लेस बना देना इनकी नजर में कोई काम नहीं होता होगा। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस में हिंदुस्तान ने ऐतिहासिक रैंकिंग में उछाल लाया। इनके लिए वो कोई काम नहीं होता होगा। इनके लिए वो कोई काम नहीं होता होगा। जब आज रियलिटी में ये देखिए कि शेयर बाजार कितना ऊपर जा रहा है, और हम सब जानते हैं जब शेयर बाजार ऊपर जाता है तो देश की समृद्धि का द्योतक होता है। इनके लिए ये कोई काम नहीं होगा कि आज देश में एक्सप्रेस वे और मेट्रोस का जाल बिछ रहा है। इनके लिए कोई काम नहीं होगा। इनके लिए ये भी कोई काम नहीं होगा कि देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने से पहले केवल 21,400 किलोमीटर रेलवे इलेक्ट्रिफाइड था। आज 54,000 किलोमीटर रेलवे इलेक्ट्रिफाइड है। इनके लिए वो कोई काम नहीं होगा। कारण मैं बता देता हूं इनके लिए वो काम क्यों नहीं होगा। ये तो अमानतुल्लाह जैसों की विरासत को आगे बढ़ाने वाले हैं। आम आदमी पार्टी ने स्वच्छ राजनीति का नारा देकर के, राजनीति बदलने का नारा देकर के आगे आने वाले अरविंद केजरीवाल जी लाखों युवाओं के भविष्य से खेलने वाले नेता हैं। लाखों युवाओं से। आपको मैं एक घटना अभी याद दिलाए दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के, इनकी पार्टी छोड़ देते हैं और क्या कहते हैं
क्या कहते हैं? कहते हैं कि बात अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे भटका दिया। बेचारा अपना यूके में लाखों की नौकरी छोड़ करके आता है केवल अरविंद केजरीवाल के झूठे सपने दिखाए हुए सपनों के छलावे में आकर के। और क्या हुआ? उस नौजवान की जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसे हजारों लाखों नौजवान हैं जिनके अरविंद केजरीवाल ने जिंदगी बर्बाद की। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अरविंद केजरीवाल मॉडल को यूनाइटेड नेशन से सराहा। बता दें, हमने यूनाइटेड नेशन को पैसे देके अपनी तारीफ करवाई, ये न्यूयॉर्क टाइम्स से हमने पैसे देके आर्टिकल छपवाए। बोल दीजिए, के आधार पर नहीं बोलना चाहिए। 2-3 चीजें हैं। कोरोना काल में शराब की होम डिलीवरी कराने वाले बीजेपी ने जो त्राई मचाई थी पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखी है। आपने पीएम केयर्स के नाम से फंड इकट्ठा करा लोगों से, और उस फंड के बाद में बता दिया कि ये तो प्राइवेट संपत्ति है। ऐसे कैसे प्राइवेट संपत्ति हो गई? जनता का टैक्स पेयर्स का, आपका हमारा पैसा था, करोड़ों का आपका पैसा था। जब दिल्ली को बचाने की बारी आई, नरेंद्र मोदी याद आए और जनता जवाब चाहती है, क्यों ईडी सीबीआई ने जवाब नहीं मांगा? कहाँ गया पीएम केयर्स फंड का पैसा? बताइए, जवाब है आपके पास कोई? ये स्वयं सीएजी की रिपोर्ट के सामने पैसा लिया गया था ना, आज ये सारे भ्रष्टाचारी दल करोड़ों की अमाउंट थी। नीचे आए हैं। अरे भाई, संजय सिंह को जमानत मिल गई, अरविंद केजरीवाल को जमानत क्यों नहीं मिल रही? संजय सिंह की जमानत अपोज नहीं कर पाई ईडी, क्योंकि ईडी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, ईडी के पास कोई ठोस पॉइंट नहीं था। कर लेते आप अपोज, कर लेते। ईडी ने तो 6 महीने कोशिश करी ना, हाई कोर्ट को कोशिश करी, फाइनली सुप्रीम कोर्ट को स्टेप इन करना पड़ा। आप लोग ने तो, ईडी ने तो पूरी कोशिश करी थी, क्योंकि ईडी तो बीजेपी की स्पोक्सपर्सन, उनकी एक तरह से एक एलिमेंट बनी हुई है। ईडी तो एक सेंट्रल एजेंसी होने के बावजूद कहीं ना कहीं बीजेपी उसको हकाल रही है, चला रही है। क्या बात कर रहे हैं? और आप जो कोविड की बात कर रहे हैं, आप मेरी इस बात का सिर्फ जवाब दे दे तो मैं मान जाऊंगी। पीएम फंड केस में जो जनता से पैसा लिया गया था वो कहाँ गया? कहाँ इस्तेमाल हुआ? जवाब दीजिए इसका। ना मुल्क में उदा जी का सवाल है सीधा सीधा पीएम फंड को लेकर आए थे, ना लोगों के पास शमशान घाट ठीक है। उदा जी, विकास जी जवाब दे रहे हैं। उदा जी, विकास जी जवाब दे रहे हैं, उनको मौका दीजिए। बीच में ना बोलेंगे। हुदा जी, आपसे रिक्वेस्ट है, जवाब दे रहे विकास जी। हुदा जारीवाला जी, आपसे रिक्वेस्ट है। कोविड के टाइम पे हुदा जी, आपने सवाल पूछ लिया, जवाब देने का मौका दीजिए उन्हें। आपने सवाल पूछ लिया, आप उनको जवाब देने का मौका दीजिए। हुदा जी, आप बोल चुकी हैं। हुदा जारीवाला जी, आप बोल चुकी हैं ऑलरेडी। बिजी थे हुदा जी, आप बोल चुके ऑलरेडी। विकास जी को बोलने का मौका दीजिए। आपने सवाल तो पुट अप कर लिए, लेकिन उनको जवाब देने का मौका दीजिए। जी विकास जी, आप सुनिए, आप एक चीज समझिए, प्रधानमंत्री केयर फंड जो बना है वो बनाया गया था कोविड काल में। जानते हैं क्यों बनाया गया था? इस देश को वो सच्चाई पता होनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री रिलीफ फंड होता था। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में नेता ऑफ अपोजिशन होता है, देश का प्रधान, जो लोकसभा का जो पदेन सदस्य होता है, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, वो होता है। प्लस इसके अलावा बहुत अच्छी बात यह थी कि किसी पार्टी का नेता नहीं होता है, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें पदेन सदस्य होता है। ना सपा का होगा, ना बसपा का होगा, ना आम आदमी पार्टी का होगा, केवल कांग्रेस पार्टी का। इस व्यवस्था को खत्म करके नरेंद्र मोदी जी ने जो पीएम केयर फंड बनाया, उसके अंदर, उसके अंतर्गत उन्होंने प्रधानमंत्री को रखा, ना कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को। यही तो मैं कह रहा हूं, इन सबकी नीयत खराब है। इन्होंने पहले ही दिन से इस देश के संसाधनों पर अपने परिवार का कब्जा जमाने के लिए आज इस देश में 156 से ज्यादा विभिन्न योजनाओं के नाम गांधी परिवार के नाम पे। क्या देश का ये दुर्भाग्य नहीं है? जी, आपको मौका दिया जाएगा, पहले विकास जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। इंडी गठबंधन के नेताओं ने किया। आप डरिए मत सर, डरिए मत मैडम, डरिए मत। इस देश को जवाब आने दीजिए भाई। इस देश को पता तो लगे कि पीएम केयर फंड क्यों बना था। आखिर प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में कांग्रेस के नेता को शामिल करने की क्या जरूरत थी उस समय? बताएं इस देश को, क्योंकि इस देश में बहुत सी पार्टियां थी, बहुत सी पार्टियां थी। मुझे लगता है यही वो डर है। इस डर की वजह से ये सारे परिवारवादी दल एक छत के नीचे आए। मैंने तो सीधा साधा सवाल किया, कोरोना काल में शराब की होम डिलीवरी कराने वाले और 450 करोड़ रुपए अपने विज्ञापन पर खर्च करने वाले ये क्यों नहीं बताते हैं कि जब लोगों की जान बचाने की बात आई तो आपने नरेंद्र मोदी की तरफ झोली फैला दी। तब आपको दिल्ली के लोगों की सेवा नहीं दिखी, तब आपके मोहल्ला क्लिनिक कहाँ चले गए थे? और रही बात डिस्ट्रिक्ट एजेंसियों की तारीफ की बात,
डरिए मत भाई, इनसे मना करिए, मैं बीच में नहीं बोला, डरिए मत भाई, डरपोक लोगों को मत बैठा लगे। हुदा जी 5 मिनट, हुदा जी 5 मिनट विकास जी को अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर आपको मौका मिलेगा। कांग्रेस वालों को डरने की जरूरत नहीं है। तमाम अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग हैं, वही हुदा से ऊपर निकल आया है। जी हमें आपको म्यूट करना पड़ेगा, लोगों को कैंडिडेट्स को हुदा जी हमें आपको म्यूट करना पड़ जाएगा, प्लीज 5 मिनट दीजिए। इंदौर में आपने कैंडिडेट हुदा जी सिर्फ 5 मिनट दीजिए, विकास जी को अपनी बात रखने दीजिए, वो नहीं बोल रहे थे। नोटा का एक ऑप्शन सुना है आपने? इस तरह से जिस तरह से सूरत के कैंडिडेट को जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया, कोर्ट ने ये बात कही है कि हाईकोर्ट ने क्यों कहा कि मनी ट्रेल के सबूत मिले हैं? बताइए इस देश को कि आप ऊंची ऊंची बातें करने वाले ऊंचे ऊंचे महलों जैसे घर में क्यों रहने लगे? वैगन आर की सवारी करने वाले मर्सिडीज बेंच की सवारी पे कैसे आ गए? लाखों रुपए के पर्दे कैसे लग गए इनके घर में? ये देखिए, ये बुनियादी सवाल है जिसका जवाब आज अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के पास नहीं है, उनके किसी प्रवक्ता के पास नहीं मिलेगा। इसलिए ये ऊंची बातें करते हैं। देश के डेवलपमेंट की बात करिए। आप बताइए, आप दिल्ली के अंदर सत्ता में आए तो आपने दिल्ली को क्या किया? वो मोहल्ला क्लिनिक दिया जो आज घोटालों की बलि चढ़ गया, वो मोहल्ला क्लिनिक आपने दिया जिसके ऊपर घोटालों की आंच आ गई। दूसरी बात, वैश्विक एजेंसियां ने आपकी तारीफ की, वैश्विक पत्रिका में छपा। अरे भाई, ये तो स्वयं अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार कर लिया कि बड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है उन्हें इन संस्थाओं में छपवाने के लिए। ये तो स्वयं अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार कर लिया। तो पैसा देकर के आप विज्ञापन कर लेंगे, पैसा देकर के आप वैश्विक पत्रिकाओं में छप जाएंगे, लेकिन जनता के दिलों में छपने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। नौटंकी से नहीं छप सकते, मोदी जी को इस दफा भारी बहुमत से हरा रही है। इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस जीत रही है। आप लोग डरे हुए इस बात से, हमें समझ आता है। आप लोग को इस दफा अपनी जीत की नहीं होगी क्योंकि आप लोग हार रहे हैं। जीत का आप लोगों को इस दफा कोई मौका नहीं मिलेगा। गलत है। ठीक है हुदा जरीवाला जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप दोनों साथ में ही बोल रहे हैं, क्या फायदा? ना कोई सवाल ना कोई जवाब, आप दोनों अपनी ही बातें कर रहे हैं। मैंने तो निवेदन किया था कि भाई एक लोग बोले। अब दोनों लोग साथ में चुप हो गए। ठीक है हुदा जी, आप अपना पक्ष रखिए। आम आदमी पार्टी को जिस तरह से ईडी सीबीआई के फेक केसेस डाल के बीजेपी वालों ने फंसाया है, वहाँ पे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से बंद किया है, इस बात से साफ जाहिर है कि बीजेपी वाले कितना डरे हुए हैं आम आदमी पार्टी से और तमाम जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं उनसे। कांग्रेस के जिस तरह से खाते सील कर दिए, इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी चाहती है कि या तो आप बगैर पैसों के चुनाव लड़े या फिर बगैर लीडर्स के चुनाव लड़े। तो बीजेपी वालों के पास आप उनकी रैलियों में देख रहे हैं, उनके ना प्रधानमंत्री जी के पास कोई मुद्दे की बात करने को है, ना अमित शाह जी के पास है, ना बीजेपी के किसी और नेता के पास। इनकी जो सोच है, इनकी जो मानसिकता है, वो सिर्फ यहीं तक सीमित है। आपने सुना होगा किस तरह से अनुराग ठाकुर जी, जिनको अभी यूनियन का मिनिस्टर बनाया हुआ है, किस तरह के वो नारेबाजी लगाते थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। तो ये तो इनकी मानसिकता है। इस मानसिकता से उभर के बीजेपी ने कभी जनता के हित की कोई अगर बात करी हो तो उस पे डिबेट बनती है, उस पे बीजेपी वालों का बोलना बनता है। लेकिन इनका तो सिर्फ एक ही काम है कि ऑपोजिशन के जितने लीडर्स हैं उनको डरा के धमका के साइड कर दिया जाए, उनको इस चुनाव से दूर रखा जाए। अरविंद केजरीवाल जी अंदर हैं, आप उनको बंद कर सकते हैं, उनकी मानसिकता, उनकी सोच को आप नहीं बंद कर सकते। इन लोगों को तो इस बात से भी प्रॉब्लम है कि सुनीता केजरीवाल जी जो रैलियां कर रही हैं और इस तरह से जो आप देख रहे हैं दिल्ली में करोड़ों लोगों का जो जन सैलाब उमड़ के आ रहा है, बीजेपी को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्योंकि ये तो सोच के बैठे थे कि हम अरविंद केजरीवाल जी जो इनके पार्टी के कन्वीनर हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, इनको बंद कर देंगे तो पार्टी टूट जाएगी। लेकिन पार्टी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पहले से ज्यादा यूनाइटेड होके आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी डरी थी है। साथ की साथ लोकसभा सीटें तो ये दिल्ली में हार ही रहे हैं। उसके अलावा पूरे के पूरे जो ये चुनाव है उसमें बीजेपी का कहीं पे भी आप देखना कोई, क्योंकि डेवलपमेंट में, क्योंकि किसी और काम की बात पे बात नहीं हो रही है, तो ये लोग बुरी तरह से हारेंगे। इस दफा इंडिया अलायंस जीत रही है और इसीलिए इलेक्शन आते आते तक बीजेपी की पूरी यही कोशिश रहेगी कि हम नफरत की राजनीति कर दें, क्योंकि मुद्दे तो इनके पास होते नहीं है। एक इलेक्शन पे इन्होंने पुलवामा करा दिया था, दूसरे इलेक्शन पे इन्होंने 370 या ट्रिपल तलाक या इस तरह के मुद्दे जो कि कोई जनहित से रिलेटेड मुद्दे नहीं है,
कोई एक मुद्दा बता दे बीजेपी का जिसपे ये एक्चुअली चुनाव लड़ सकती है। हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, हम बात करते हैं शिक्षा की, हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, हम बात करते हैं महिलाओं को बस में फ्री राइड देने की, हम बात करते हैं 1 लाख संपत्ति महिलाओं को देने की। और ये ऑलरेडी जो महिलाओं को संपत्ति मिलती है, आप पंजाब में देख लें, आप दिल्ली में देख लें, आप कर्नाटका में देख लें, आप हिमाचल प्रदेश में देख लें, जितने या तो आम आदमी पार्टी के रूल स्टेट्स हैं या कांग्रेस के रूल स्टेट्स हैं, इसमें ये संपत्ति ऑलरेडी मिल रही है। हम बात करते हैं जो बुजुर्ग हैं उनको फ्री में तीर्थ यात्रा कराने की बात, हम सारे के सारे लोगों के हित की बात करते हैं। हम आम आदमी पार्टी बदलाव की राजनीति है, आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है, उसी तरह से कांग्रेस भी सिर्फ और सिर्फ काम की राजनीति कर रही है। बीजेपी वाले अगर कोई काम की उस पर बात करते तो लोग इनसे कनेक्ट होते। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ या तो फेक वीडियोस, इस वक्त आपने देखा होगा किस तरह से आम आदमी पार्टी के खिलाफ या दूसरे ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ किस तरह से ये लोग फेक वीडियो जाहिर कर रहे हैं। ये सब जो लो लेवल पे जाके जो घटिया हरकतें हैं वो कर रहे हैं इस चुनाव को जीतने के लिए, तो जनता बेवकूफ नहीं है, जनता ये सारी बातें समझती है। और जनता जब वोट करने जाएगी तो वो ये इंश्योर करेगी कि इंडिया गठबंधन के अलायंस को ही वोट करे, क्योंकि बीजेपी आज भी आप देखें, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, जितने के जितने सारे कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ जाके या तो कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, या फिर राम मंदिर पे बात कर रहे हैं। आपने राम मंदिर बनवाया, बहुत अच्छी बात है, आप इस तरह के हजारों और मंदिर बनवाए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप युवा को जॉब देने की बात करें, आप जो बीमार लोग हैं उनके लिए हॉस्पिटल्स बनाने की बात करें। ये तो बार बार कहा जाता है, ठीक है, उसकी बात करें, ठीक है। विकास जी से एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। जिस तरीके से आपने बार बार बोला कि नफरत की राजनीति की जाती है, ठीक है, लेकिन वह बीजेपी कहती है कि जो गठबंधन है और जो अपोनेंट्स है वो तुष्टिकरण की राजनीति करती है। कौन सही है, कौन गलत? बताते हमें एक एग्जांपल कोट कर दें। होदा जी आपने बोल लिया था, अब विकास जी को बोलने का मौका जी। देखिए, मैं फिर कहता हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई तो हमने दंगा मुक्त यूपी दिया और आतंकवाद मुक्त देश दिया। ये आप पूरा देश जानता है, लखनऊ हो, बनारस हो, दिल्ली हो, बंबई हो, तमाम ट्रेनों के प्लेटफॉर्म हो, साइकिल हो, चलती गाड़ी हो, स्कूटर हो, इस देश में बम ब्लास्ट इसकी नियति बन गई थी। आज ये देश अमन चैन के साथ रह रहा है। ये बात कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के नेताओं को नहीं भाएगी। आप देख लीजिए कि इंडी गठबंधन के पास कोई राजनीतिक आधार नहीं बचा है। जो व्यक्ति अपना नेता ना तय कर पाए, कौन बनेगा प्रधानमंत्री ये ना तय कर पाए, वो इस देश का भविष्य तय करने निकले। आप देख लीजिए, ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, ये सारे के सारे अपना भ्रष्टाचार बचाने और अपने परिवारवाद को पाल पोषित करने के लिए आए हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आम आदमी पार्टी में स्वाति मालीवाल नहीं हो सकती है नेता कौन बनेगा? एक घर गृहस्थी चलाने वाली सुनीता केजरीवाल नेता बनेंगी। उन्हें लाकर के प्रोजेक्ट किया जाएगा, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है। किसी कार्यकर्ता को स्थान नहीं मिलेगा। यही तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि चाहे लालू प्रसाद यादव का परिवार हो, चाहे अखिलेश यादव का परिवार हो, चाहे ममता बनर्जी का परिवार हो, चाहे शरद पवार का परिवार हो, चाहे स्टालिन का परिवार हो, और चाहे इस देश का सबसे विख्यात और कुख्यात राजनीतिक घराना गांधी परिवार हो। आज देख लीजिए कि सारे के सारे एक छत के नीचे आए हैं, और वही रंगत का संगत का असर है। आप देख लीजिए अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर भी, अपने भ्रष्टाचार के ऊपर एक शब्द कोर्ट में नहीं बोल पाते हैं। एक शब्द कोर्ट ने विशेष टिप्पणी की अरविंद केजरीवाल जी को लेकर के कि आपके ऊपर मनी ट्रेल के जो चार्जेस हैं वो साफ दिख रहे हैं दस्तावेजों में कि मनी ट्रेल हुआ है, और जमानत खारिज कर दी। अरे भाई, संजय सिंह को जमानत कैसे मिल गई? उन पर भी तो वही आरोप थे, उन पर भी तो सहयोग करने के आरोप थे, उनको लेकर के कैसे जमानत मिल गई? मैं फिर कहता हूं आपको कि ये पूरा इंडी गठबंधन डरा हुआ है, क्योंकि वो जानता है 2024 के बाद इस देश से परमानेंट विदाई हो जाएगी कि ये परिवारवाद की और भ्रष्टाचार की विदाई का चुनाव है जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फाइनल होने जा रहा है। अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? राइट्स ले लिए जाए। अश्विनी एक मिनट, होदा जी 2 मिनट के लिए। अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संविधान के दिए हुए हुकूक को मानते हैं। आप तो चाहते यही है कि संविधान की सारी जो वोटिंग राइट्स है और जो लोगों को जनहित अधिकार मिलता है वो सारी सुविधाएं उनसे ले ली जाए। आपका तो काम ही यही है, आप तो चाहते यही है। बताइए, संविधान के तहत कौन सा काम करते हैं? बीजेपी संविधान को लेके कब चलती है?
बाबा साहब अंबेडकर जी का वो संविधान को बचाने की बात कब करती है? आप तो संविधान बदलने की बात करते हैं। ठीक है हुदा आप जारीवाला दलित की जी, बात आपका कर जवाब। लीजिए। और आप ये जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा परिवारवाद बीजेपी में है। ठीक है हुदा जी, इन्हीं सवालों के साथ आज के मुद्दे की चर्चा को हम यही खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि देखा है कि पक्ष और विपक्ष में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस बार किसकी सत्ता है और कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इस पर पूरे देश की नजर है या ये कहे पूरी दुनिया की भी नजर है। वहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल भी साबित हो सकती है अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से और राहुल गांधी अमेठी से अपना नामांकन करते हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए आगे आने वाले जो नामांकन और जो चुनाव है वो काफी मुश्किल हो सकते हैं। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता आपस में भिड़ भी गए, जिसको लेकर के अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 25 मई को दिल्ली की सीट पर चुनाव होने वाले हैं, तो उस पर कांग्रेस पर क्या असर पड़ने वाला है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से अरविंदर सिंह लवली ने अपना इस्तीफा दिया है, जिसके बाद से सिर्फ टॉवल की भी खबर सामने आई थी। वहीं आज केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और अन्य भाजपा नेताओं के साथ रोड शो किया। अपना नामांकन भी भरा आज उन्होंने। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि ये चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। इस चुनाव में बिहार की पूरी जनता महागठबंधन को जिताने का काम कर रही है। हमने कई बार कहा है कि चौंकाने वाले नतीजे देने का हम काम करेंगे। अभी हम सारठ जा रहे हैं, वहीं हमारी बहन का नामांकन है। वहीं बता दें कि केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने भी कहा कि देश की जनता पूरी तरह से मोदी जी के साथ खड़ी है और राष्ट्र के निर्माण के लिए जनता कमल पर वोट देने जा रही है और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। खैर, आखिरी फैसला जनता लेगी और अब तीसरे चरण के चुनाव 7 मई को होने वाले हैं। 12 राज्यों में 94 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में जनता किन मुद्दों को लेकर वोट देने वाली है और किसको अपना प्रधानमंत्री बनाने वाली है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए केकेडी न्यूज।